नफरत के लिए, कभी प्यार के लिए, कभी नफरत के लिए चलता है ये सिलसिला, ये है खूनी खूनी जल जला। दिल में देखो सब दिखता है, समय कहानी खुद लिखता है। प्यार यहाँ दौलत के ढेर पे रोज सुबह तोता मिलता है। खून बहाए प्यास बुझाए, खून बहाए प्यास बुझाए, ऐसा है एक दिल जला, ये है खूनी जल जला। क्या हुआ? ये स्वाति अभी तक नहीं पहुंची। अब तक तो शाम भी हो चुकी है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। ढूंढ रही होगी इस फार्म हाउस को। इन लोगों को कैंप लगाने के लिए और कोई जगह नहीं मिली, वो भी इस वीराने में। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई भूत बंगला हो। ना तो यहाँ कोई रेस्टोरेंट है और ना ही कोई डिस्को। मैं तो बिल्कुल बोर हो गई हूँ। तुम्हें डिस्को और रेस्टोरेंट की पड़ी है और मुझे स्वाति की चिंता हो रही है। तुम लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे स्वाति कोई बच्ची हो। आ जाएगी कुछ देर में। इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम्हें मेरी परेशानी से परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम अपना काम करो। चलो मीनू, यहाँ से चलते हैं। मेरा तो दम घुट रहा है। हाय नीलम। हेलो। हाय। तूने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? तुझे तो दोपहर तक पहुंचना था ना। एक्चुअली रास्ते में मेरी बस खराब हो गई थी। मैं तो बहुत मुश्किल से किसी से लिफ्ट लेकर आ रही हूँ। अरे बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो लोग लॉन में एक्सरसाइज कर रहे हैं। लॉन में? हाय अजय। हाय स्वाति। हाय। हाय। हाय तारा। हाय। अच्छा ये बताओ, हमारी ट्रेनिंग तो कल स्टार्ट हो रही है। तुम लोग आज यहाँ क्या कर रहे हो? हमने सोचा क्यों ना थोड़ी एक्सरसाइज कर ली जाए। अच्छा, हम लोग यहाँ बोर हो रहे हैं और तुम लोगों को एक्सरसाइज से फुर्सत नहीं है। ओके ओके, आज की रात सेलिब्रेशन करते हैं। तुम लोग का एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और हम सबकी बोरियत भी दूर हो जाएगी। लेकिन हम लोग करेंगे क्या? गाना बजाना, पार्टी और थोड़ा डांस वांस। किस पार्टी की बात हो रही है भाई? गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर, कल से हम लोग की ट्रेनिंग शुरू हो रही है। हम लोगों ने सोचा आज की रात एक पार्टी हो जाए। ये स्वाति लोग भी बोर हो रही है सर। स्वाति, हाँ तुमने आने में बहुत देर कर दी। आई वॉज वरीड अबाउट यू। सर रास्ते में मेरी बस खराब हो गई थी। मैं तो किसी से लिफ्ट लेकर यहाँ आई हूँ। अच्छा, देखो अजय, तुम लोग जी पार्टी करो, एंजॉय करो, पर एक बात का खास ध्यान रखना कि जो कुछ भी हो सीमा के अंदर होना चाहिए। सीमा के बाहर जाने की कोशिश मत करना। सर आप नहीं आ रहे पार्टी में? नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं आराम करूंगा। और वैसे भी तुम लोगों की पार्टी में मेरा क्या काम। बट जो मैंने कहा है उस पर विशेष ध्यान रखना। डोंट गो आउट ऑफ लिमिट्स। चलो अच्छा हुआ सर यहाँ पर आ गए और हम लोग को परमिशन मिल गई। लेकिन तुम लोग चुपचाप क्यों खड़े हो? Cheer up and get ready for the party! कोई डिस्को में ले जाए, कोई होटल में ले जाए, कोई पिकनिक पर ले जाए। अरे मैं कहाँ जाऊँ यार, मुझे ये बताओ यार। अब तक मैं अकेला, मैं भी यही चाहूँ यार, मैं भी ऐसे घूमूं, कोई साथी नहीं मिला। हो यारो, हो यारो, मेरे यारो, मेरे यारो, मेरे यारो, मेरे यारो।
माय डार्लिंग, जब से तुझे देखा है मुझे नींद नहीं आती, मुझे चैन नहीं आता, तेरी याद सताती है। अब ज्यादा न सता मुझे, हाँ कर दे मुझे, कब तक रहूं अकेला। तुझे ले चलूंगा, कोई बात नहीं है झूठी बात मेरी मान जा। ओ डार्लिंग आई लव यू, ओ डार्लिंग आई लव यू, ओ डार्लिंग आई लव यू। क्या हुआ नीलम? कुछ नहीं। क्या तुम्हें सब अच्छा नहीं लग रहा है नीलम? नहीं, वो बात नहीं, लेकिन ये सब ठीक नहीं। हमें शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए। बस नीलम, अब इससे आगे कुछ मत कहना। तुम मेरी हो नीलम, तुम्हारा तन मन सब कुछ मेरा है। भूल जाओ सारी बातों को और मेरी बाहों में आ जाओ नीलम। दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत हमारी शादी को रोक नहीं पाएगी। नीलम, तुम जानती नहीं मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। हम दो जिस्म जरूर है नीलम, मगर जान एक ही है। ओह अजय, आई लव यू। आई लव यू। अरे डेजी, क्या बात है बेटा? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। सर अजय और नीलम पार्टी में नहीं है। पार्टी में नहीं है? कहाँ गए? अजय के कमरे में। वहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग? ये तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ, देखता हूँ मैं। अजय! शिट, ये तो सर की आवाज है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अजय दरवाजा खोलो। क्या हो रहा था ये? कुछ नहीं सर। बड़े अफसोस की बात है, तुम लोगों को इस ट्रेनिंग कैंप में इसलिए लाया गया है ताकि तुम लोग कड़ी मेहनत करो, अपनी परफॉर्मेंसेस सुधारो, जिससे कि ऑल इंडिया स्पोर्ट्स में हमारी टीम कुछ कर सके। लेकिन तुम लोग बस फालतू के कामों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। वी आर सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा सर। यह लास्ट वार्निंग है। दोबारा अगर ऐसी कोई हरकत दिखाई दी तो तुम लोगों को अपने अपने घर वापस भेज दूंगा मैं। अंडरस्टैंड? सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा तो फायदे में रहोगे। हाँ। आप चलिए अपने रूम में जाइए, और तुम सुबह 7 बजे ट्रेनिंग पे हाजिर हो जाना। जी सर। वेरी गुड माय बॉय।
वेरी गुड। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि बॉक्सिंग में ताकत से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। सामने वाले को मारो, पूरी ताकत के साथ मारो, लेकिन दिमाग से। तुम्हारा हाथ उस जगह पड़ना चाहिए जहां चोट ज्यादा लगे। ओके? यस सर। क्या सोच रही हो नीलम? आज तुम्हारा मन स्विमिंग में नहीं लग रहा है? कुछ नहीं। देखो नीलम, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ और अपना मन ट्रेनिंग में लगाओ। मेरा मन किसी चीज में नहीं लग रहा है। मैं कल रात की बात को मन से निकाल नहीं पा रही हूँ। मैं कैसे बताऊं स्वाति, मैं कितनी परेशान हूँ। नीलम, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत से काम लो और अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं अपने आप को? जानती हो, आज सुबह जब मैं जिम गई थी, सबके सब मेरी ओर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मन ही मन मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उनकी चुभती हुई निगाहों को मैं कैसे बर्दाश्त करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मन कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। रो मत नीलम, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ। हेलो, हाँ मंत्री जी, नमस्कार सर। हाँ, ट्रेनिंग तो स्टार्ट हो गई सर। अच्छा, ये सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं? बहुत अच्छा सर, मैं भी आता हूँ आपके पास, आधे घंटे में पहुंचता हूँ। ओके सर। आप कहीं जा रहे हैं सर? हाँ, वो खेल मंत्री आए हुए हैं, यही सर्किट हाउस में ठहरे हैं। मैं जरा उनसे मिलने जा रहा हूँ। वैसे मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं लौट के ना आऊं, तुम जरा यहाँ का ध्यान रखना। ठीक है सर। सर, क्या मंत्री जी हमारे ट्रेनिंग कैंप के बारे में इंक्वायरी करने के लिए आए हैं? नहीं नहीं, वो रूटीन विजिट पे है। एक्सक्यूज मी। यस सर, मुझे डॉक्टर राहुल खन्ना कहते हैं। अच्छा। स्वाति यहाँ पर दिल्ली से आई हुई है, मुझे उनसे मिलना है। आप कैसे जानते हो उसको? आप वही राहुल हैं जिन्होंने कल स्वाति को यहाँ तक आने में लिफ्ट दी थी? जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। सर, मुझे स्वाति ने के बारे में बताया था। ये वही है जिन्होंने कल स्वाति को यहाँ आने में मदद की थी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किस बात का? अरे आखिर स्वाति हमारी खिलाड़ी है, मैं टीम का कोच हूँ, और स्वाति की हेल्प अगर आपने की है तो कोच के नाते मेरा फर्ज बनता है आपको थैंक्स कहना, शुक्रिया अदा करना। तो आप इन लोग के कोच हैं? जी हाँ, खुराना कहते हैं मुझे। नाइस टू मीट यू सर। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं मैं यहाँ से जाऊँ? जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे नहीं सर। इनको जरा स्वाति से मिलवा देना। जी, आइए। पवन जी सर, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो तुम जाओ, हम अपना काम शुरू करेंगे। हमारा खत्म हो गया। मेरा साहब, क्या फिंगरप्रिंट्स मिलने की उम्मीद है? नहीं, वैसे भी लाश पानी में पूरी तरह से भीग चुकी है और आसपास ऐसे कोई निशान भी नहीं मिले हैं। वैसे भी यहाँ बहुत घास है और घास की वजह से कोई निशान मिलने की उम्मीद भी नहीं है। रमेश, लाश पर कोई चोट के निशान तो नजर आ नहीं रहे। हाँ सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये केस आत्महत्या का है।
रमेश, तुमने खिलाड़ियों से तो बातचीत की है, उसमें कोई खास बात सामने आई? एक बात खास है, लड़कों ने बताया कि परसों रात यहाँ एक पार्टी थी। ये लड़की और इसका बॉयफ्रेंड पार्टी के बीच में से गायब हो गए। बाद में इन्हें इनके कोच ने इनके कमरे में। हाँ हाँ, समझ गया मैं। दोनों बंद कमरे में क्या कर रहे होंगे? और फिर? कोच ने सबके सामने दोनों को बुरी तरह से डांटा। तब से ये लड़की बहुत अपसेट थी। ओहो, तब तो सब कुछ शीशे की तरह साफ है। सुसाइड, तुम क्या कहते हो रमेश? लगता तो ऐसा ही है सर। तुम एक काम करो, लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। तब तक मैं इनके कोच से मिलके आता हूँ। ओके सर। ये सब क्या हो रहा है दारा? हम यहाँ किस मकसद से आए थे? और मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा सर। आप ही इन लोगों के कोच हैं? जी हाँ, मुझे खुराना कहते हैं। मिस्टर खुराना, नीलम ने आत्महत्या की है। नहीं इंस्पेक्टर चौधरी, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? नीलम आत्महत्या कर ही नहीं सकती। अच्छा, लेकिन ये बात आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? नीलम मेरी स्टूडेंट थी। वो एक मेंटली स्ट्रांग लड़की थी और ऐसी लड़कियां आत्महत्या नहीं करती। देखिए मिस्टर खुराना, मैंने आपके सारे खिलाड़ियों से बातचीत की है। परसों रात आपने अजय और नीलम को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और सबके सामने जलील किया। मेरे हिसाब से आत्महत्या करने के लिए इतनी वजह काफी है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप नतीजे पर बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं? मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ मिस्टर खुराना, आप परेशान मत होइए। अभी तक जो भी हुआ वो सिर्फ एक संभावना है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मैं किसी नतीजे पर पहुंचूंगा। सर। यस? लाश का पंचनामा हो गया है। गुड। आओ, उस लड़की का स्टेटमेंट ले लें जिसने सबसे पहले लाश को देखा था। यस सर, आइए। चुप हो जाओ स्वाति, मत रो। सर, इनका नाम स्वाति दीवान है। लाश को सबसे पहले इन्होंने ही देखा था। स्वाति जी, सबसे पहले लाश को आपने देखा था? क्या आप बता सकती हैं ये कितनी देर पहले की बात है? इसकी हालत देख रहे हैं ना आप, कितनी डरी हुई है। क्या ये सब सवाल आप बाद में नहीं पूछ सकते? कोई बात नहीं। खुराना साहब जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद यदि मैं जरूरी समझूंगा तो इनका स्टेटमेंट ले लूंगा। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है। चलो रमेश। हवलदार जी साहब। लाश को लेकर आओ। जी साहब। मुझे मालूम है तुम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि नीलम ने अगर आत्महत्या की है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि नीलम जैसी स्ट्रॉन्ग विल पावर की लड़की यूं ही आत्महत्या नहीं कर सकती। मैं खेल मंत्रालय फोन करता हूं, उनको सारी स्थिति से अवगत कराता हूं और वही लोग कुछ इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। सर, असलियत क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस घटना से हम बहुत परेशान हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि यह कैंप यहीं पर रोक दिया जाए और हमें हमारे घर पर जाने की परमिशन दे दी जाए। जाहिलों जैसी बातें मत करें आप। ये ट्रेनिंग कैंप सरकार का है, इसे बीच में रोक देना मेरे हाथ में नहीं है। इसकी रिपोर्ट खेल मंत्रालय भेजी जाएगी, वहीं से कोई डिसीजन आएगा। और आप लोग अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दें, इन फजूल की बातों पर ध्यान देना बंद करें। रही आप लोगों की जिम्मेदारी की बात, उसके लिए मैं हूं। बट सर, नो फर्दर डिस्कशंस। अपने अपने रूम्स हो जाइए आप लोग। 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, सुनो 1008, 1000। कौन है आप? मैं परी हूँ। मैं आसमान से तुम्हारे लिए भेजी गई हूँ। मेरे लिए? हाँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। शादी? हाँ, ये लो पहनाओ। आप चले। ना 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 बैठो बैठो। ये क्या कर रहे हो? आज हम सुहागरात मनाएंगे। सुहागरात मनाने से पहले दुल्हन का मुंह मीठा कराया जाता है। तो अच्छा, मैं भी साबित ठीक कराता हूँ। हम अपनी दुल्हनिया को बर्फी खिलाएंगे। छूट गई। मुझे सब कुछ पता चल गया है। सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ये सब हुआ कैसे? आप तो कह रहे थे कि वो आपकी फ्रेंड थी, फिर आपको जरा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो ऐसा भी कर सकती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? आई कांट से एनीथिंग। नीलम मेरे बचपन की सहेली थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। सब ठीक हो जाएगा स्वाति जी, आप परेशान मत होइए। राहुल, मुझे देर हो रही है, प्लीज मुझे फार्म हाउस तक छोड़ दो। आइए, छोड़ देता हूं। स्वाति। हाय पापा। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? पापा? आओ। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज पापा। पर आप यहाँ कैसे? बेटा, मैंने नीलम की मौत की खबर अखबार में पढ़ी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, फ्लाइट पकड़ी और आ गया। तुम ठीक तो हो ना? मैं पहले से अच्छी हूँ पापा। देखो बेटा, मैं जानता हूँ नीलम तुम्हारी बहुत अच्छी सहेली थी। जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, और उसके आगे कुछ नहीं चलता। तुम अपने मन को उदास मत करना। नहीं पापा, आई एम ऑलराइट नाउ। वेरी गुड बेटा। तारा और अजय को तो मैं जानता हूँ, पर मैंने इन्हें नहीं पहचाना। ये राहुल है पापा, डॉक्टर राहुल खन्ना, मेरी बहुत अच्छे फ्रेंड है, यही के रहने वाले हैं। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है पापा। बात अभी फ्रेंडशिप तक ही है या उससे आगे? पापा ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब आगे हो सकती है। पापा। राहुल, ये मेरे पापा हैं। हेलो अंकल। हेलो बेटा, स्वाति ने मुझे बताया कि तुमने उसकी बहुत हेल्प की है। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये कैसी बातें करते हैं अंकल, ये तो मेरा फर्ज था, और फिर एक दोस्ती तो दूसरे दोस्त के काम आता है। बहुत अच्छी बातें करते हो राहुल। यहाँ आने के पहले मैं जरा परेशान था, लेकिन अब मैं आराम से जा सकता हूँ। अब मुझे स्वाति की चिंता नहीं है। पापा, क्या आप जा रहे हैं? तुम तो जानती वहाँ मुझे कितना काम है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा बेटा, जब तुम कैंप से घर वापस आओगी ना, तो मैं तुम्हारे साथ आउटिंग पे चलूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तारा, तुम्हारे कोच मिस्टर खुराना नहीं दिखाई दिए? वो पुलिस स्टेशन गए हैं, नीलम के केस के बारे में पता करने। अच्छा, आओ बेटा। जय हिंद सर। आओ रमेश, बैठो। सर, वो महिमा फार्म हाउस में जो स्विमिंग पूल में लाश मिली थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। अच्छा। फेफड़ों में पानी भरने से मौत हो गई। रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि लड़की ने आत्महत्या की है। तुम्हारा क्या ख्याल है रमेश? हो सकता है सर। तुमने मुझे बताया था कि कोच ने
उस लड़की को अकेले कमरे में उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा था। यस सर। असल में हुआ यह होगा कि ये दोनों अकेले कमरे में टेबल टेनिस तो खेल नहीं रहे। जाहिर सी बात है। कोच ने जब उन्हें पकड़ा होगा तो लड़की के कपड़े तो जरूर अस्त व्यस्त रहे होंगे। उसके बाद कोच ने सबके सामने उन्हें डांटा। लड़के तो इस मामले में बेशर्म होते ही हैं। लड़की से यह चीज बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने स्विमिंग पूल में कूद के आत्महत्या कर ली। पर सर, उनका कोच कह रहा था कि वो लड़की आत्महत्या कर ही नहीं सकती। उसके कहने से क्या होता है? इंस्पेक्टर मैं हूं या वो? खैर ये बात छोड़ो। जैसा मैंने कहा, इस केस की रिपोर्ट तैयार करके इस फाइल को बंद कर दो। ओके सर। साहब, कोई मिस्टर खुराना आपसे मिलना चाहते हैं। हा? खुराना? उन्हें अंदर भेज दो। जी साहब। सर, शायद केस के बारे में पूछने आया है। नमस्कार चौधरी साहब। खुराना साहब आइए। इंस्पेक्टर साहब, मैं नीलम की हत्या के बारे में पता करने आया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कुछ पता चला? खुराना साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि उस लड़की ने आत्महत्या की है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत जल्दी नतीजे पर पहुंच गए हैं? मैंने बहुत सोच समझकर हर बात को ध्यान में रखकर यह नतीजा निकाला खुराना साहब कि 11 जुलाई की रात को आपने उस लड़की को एक लड़के के साथ कमरे में पकड़ा था। ये बात सच है ना? आपने उन दोनों को सबके सामने जलील किया था। यह भी सच है ना? सच है। वो लड़की इस जलालत को नहीं झेल पाई, इसीलिए उसने पानी में कूद के आत्महत्या कर ली। यही सच है ना? ये सच नहीं है, ये आपका अपना ख्याल है। ये ख्याल नहीं, सच है। और देखिए, नीलम को अगर आत्महत्या ही करनी थी तो 12 को क्यों नहीं की? 13 का इंतजार क्यों किया? अब मैं नीलम की लाश का स्टेटमेंट तो नहीं ले सकता, वरना मैं उससे ये बात जरूर पूछता कि तुमने भाई 13 जुलाई को आत्महत्या क्यों की, 12 जुलाई को क्यों नहीं की? अब मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं? मजाक मैं नहीं, मजाक आप कर रहे हैं खुराना साहब। पता नहीं एक सीधी साधी आत्महत्या को आप हत्या क्यों साबित करना चाहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, अब इस केस को इतना लाइटली मत डील करिए। मैं इस केस की शिकायत ऊपर तक करूंगा। आप कहीं भी जाइए खुराना साहब, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूं। हेलो सर, आप? जैन सर? जी सर। हाँ सर, हो जाएगा सर, मैं देख लूंगा सर। वो कब आ रहे हैं? आज ही सर। ओके सर, जय हिंद। सर, किसका फोन था? कौन आ रहा है? खेल मंत्री का। दिल्ली सीबीआई से कोई आदमी जांच के लिए आ रहा है। रमेश, तुम एक काम करो, इस केस की एक नई फाइल तैयार करो जिसमें लाश के फोटोग्राफ्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सब कुछ लगा देना। ये उनको तुरंत ये फाइल चाहिए होगी। सर, कौन ऑफिसर आ रहा है? कोई मिस्टर कुमार हैं, कुमार आनंद। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या नीलम ने वाकई आत्महत्या की है या फिर उसकी मौत के पीछे कोई कारण छुपा हुआ है? मनीषा प्लीज, इस बारे में और बातें मत करो। वैसे भी मैंने मुश्किल से अपना दिमाग उस तरह से हटाया है। अच्छा बाबा, सॉरी, आगे से नहीं करूंगी। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, आफ्टरनून। कम ऑन, सिट डाउन, Thank you, सिट डाउन sir. प्लीज। और मनीषा, प्रैक्टिस कैसी चल रही तुम्हारी? बहुत बढ़िया सर। स्वाति, वो तुम्हारे पापा आए थे, चले गए क्या? हाँ, उन्हें कोई जरूरी काम था इसलिए वो चले गए। किसी खास वजह से आए थे? वो नीलम के मर्डर के बारे में सुना था उन्होंने, इसलिए आए थे। सर, आज आप पुलिस स्टेशन गए थे, कुछ पता चला? हाँ, इंस्पेक्टर इस केस को पूरी तरह से आत्महत्या का समझ रहा है। और आप क्या मानते हैं सर? मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली सीबीआई से एक ऑफिसर आ रहा है इस केस की तहकीकात के लिए। सीबीआई ऑफिसर? हाँ, स्पेशली फॉर दिस केस। यस, मुझे कुमार कहते हैं, कुमार आनंद, सीबीआई ऑफिसर। हेलो, प्लीज टू मीट यू मिस्टर कुमार। हम लोग अभी आप ही के बारे में बातचीत कर रहे थे। कब आए आप दिल्ली से? बस अभी सीधा यहीं चला आ रहा हूं। आप मिस्टर खुराना है ना, इन लोगों के कोच? हाँ, लेकिन आपने कैसे जाना? इसमें हैरानी की क्या बात है?
मुझे तो ये भी पता है कि ये है दारा और ये है अजय, दोनों वेट लिफ्टिंग के चैंपियन हैं। और ये है मनीषा, बहुत अच्छी एथलीट। और ये है 3 बार की नेशनल चैंपियन स्विमर स्वाति दीवान। मुझे यहाँ आने से पहले सभी जरूरी चीजों की इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। डोंट वरी, अब काम की बात की जाए। कुमार साहब, आप अभी अभी तो आए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट? खुराना साहब, हम सीबीआई वालों को रेस्ट करने की आदत नहीं होती। ये बताइए, लाश को सबसे पहले किसने देखा था? स्वाति ने। स्वाति जी, मैं आपके साथ आपके कमरे में चाय पीना पसंद करूंगा। ऑफ कोर्स। खुराना साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो। यस, व्हाई नॉट। आइए। लीजिए। आप लीजिए। नहीं नहीं, आप लीजिए, लेडीज फर्स्ट। थैंक्स। सावर को चाहिए? नहीं, तुम जाओ। ठीक है सर। और सुनो, जाते समय दरवाजा बंद कर देना। जी साहब। हाँ तो स्वाति जी, अब बताइए, उस दिन क्या हुआ था? एक्चुअली मैं और नीलम दोनों साथ साथ स्विमिंग के लिए जाया करते थे। ये नीलम उसी लड़की का नाम है जिसकी लाश मिली थी? जी हाँ। मैं रोज की तरह जब उसे स्विमिंग के लिए बुलाने गई तो उसका कमरा अंदर से बंद था। अंदर से या बाहर से? इस और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने बाहर से बहुत आवाज लगाई पर अंदर से रिस्पांस नहीं मिला मुझे। मेरे कई बार बुलाने पर भी जब अंदर से आवाज नहीं आई तब मैं स्विमिंग पूल अकेली चली गई। फिर? उस दिन स्विमिंग पूल का पानी बहुत ठंडा था, इसलिए कुछ देर के लिए मैं पानी में पैर डालकर बैठ गई। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए? जी। जब मैं कुछ देर के लिए बैठी तो पैर के पास मुझे कुछ लगा। जब मैंने ध्यान से देखा तो अंदर नीलम की लाश पड़ी थी और डर के मारे मैं चीख उठी। और फिर आपकी आवाज सुनकर सब लोग आ गए? जी। स्वाति जी, जब आप नीलम के कमरे पर पहुंची उस समय नीलम अपने कमरे में नहीं थी। इसका मतलब वो अकेले ही स्विमिंग करने चली गई थी। पर आप तो कह रही थी कि आप दोनों साथ साथ स्विमिंग करने जाती थी। हाँ, पर उस दिन कुछ वो अपसेट थी, इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है कि वो स्विमिंग पूल अकेली चली गई हो। वो अपसेट थी? किस बात से? जी वो देखिए स्वाति जी, मुझे मालूम है कि आप और नीलम बचपन की सहेली थी। आपने और नीलम ने स्विमिंग करियर साथ ही साथ शुरू किया था। अगर आप दिल से चाहती हैं कि इस रहस्य पे से पर्दा उठ जाए कि उसकी मौत कैसे हुई, तो मुझे सब कुछ सच सच बताइए। एक्चुअली उसकी मौत के एक दिन पहले सर ने उसे अजय के साथ उसके कमरे में देख लिया था। इस बात से वो बहुत अपसेट थी। वो तो यहाँ तक कह रही थी मुझसे कि वो आत्महत्या कर लेगी। उसने आपसे कहा था कि वो आत्महत्या कर लेगी? जी हाँ। ओके, थैंक्स स्वाति जी, आपकी चाय के लिए भी और आपने मुझे जो कुछ बताया उसके लिए भी। आइए चलते हैं। खुराना साहब, मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूं। आइए, आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। कुमार साहब, आपको क्या लगता है यह आत्महत्या का केस है? मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। मैं यहां से सीधा पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। इस केस की फाइल देखने के बाद ही मैं कुछ बता सकूंगा। कुमार साहब, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। क्या? इस केस को जितनी जल्दी हो सके सॉल्व कर दीजिए प्लीज। मेरे सारे खिलाड़ी बहुत अपसेट हैं और हमें ट्रेनिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है। मैं इसी दिक्कत को दूर करने के लिए आया हूं। आप निश्चिंत रहिए, जब मैं यहां आ ही गया हूं तो ये केस भी सॉल्व हो ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच कुमार साहब। इट्स ओके। कुमार साहब, इस केस में कोई दम नहीं है। सिंपल केस ऑफ सुसाइड। मैं तो इस केस की फाइल को बंद करने वाला था। सर, ये रही केस की फाइल।
सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से बिल्कुल साफ है, लड़की ने आत्महत्या की थी। फेफड़ों में पानी भर गया था। जी। इंस्पेक्टर चौधरी जी। आपने रिपोर्ट पूरी ध्यान से पढ़ी है? हाँ सर। एक एक लाइन? अब एक एक लाइन तो हमने नहीं पढ़ी थी, पर काम की सारी बातें हमने पढ़ ली थी। पर बात क्या है सर? इंस्पेक्टर चौधरी, क्योंकि आपने पहले से ही मन बना लिया था कि ये केस आत्महत्या का हो सकता है, इसलिए आपने अपने मतलब की तो सारी बातें पढ़ी, पर आपने एक बात नहीं देखी। वो क्या सर? इंस्पेक्टर चौधरी, इस रिपोर्ट के आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि लाश के गर्दन पर एक बारीक निशान था। क्या आपने उस बात पर गौर किया? सॉरी सर, वो इंस्पेक्टर चौधरी, मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहूंगा जिसने लाश का पोस्टमार्टम किया था। ओके सर। रमेश, गाड़ी निकलवाओ, हमें डॉक्टर राहुल खन्ना के पास चलना है। कम इन प्लीज। हेलो डॉक्टर साहब। अरे चौधरी साहब, आइए। आइए सर। आइए, बैठिए बैठिए। डॉक्टर राहुल, इनसे मिलिए। ये दिल्ली सीबीआई से आए हैं। वो महिमा फार्म हाउस में जो लड़की ने आत्महत्या की थी, उस केस की जांच के लिए। हेलो, आई एम राहुल खन्ना। मुझे कुमार कहते हैं, कुमार आनंद। डॉक्टर राहुल, नीलम की लाश का पोस्टमार्टम आपने किया था? मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम की उस रिपोर्ट के बारे में आप मुझसे पूछताछ करने आए हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वैसे तो सीधी सादी है, बस एक बात मुझे खटक रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आखिरी पैराग्राफ में आपने लिखा है कि लाश की गर्दन पर एक बारीक सा निशान था। वो निशान किस चीज का हो सकता है? कुमार साहब, उस निशान को लेकर मैं भी काफी परेशान हूं। कुछ अजीब सा निशान था, जैसे हम लोग हाथ में घड़ी पहनते हैं तो एक हल्का सा निशान पड़ जाता है, काफी कुछ वैसा ही। या फिर किसी पतली रस्सी या किसी डोरी से गले को दबाया जाए वैसा? इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन काम अगर काफी होशियारी से किया गया हो तो, क्योंकि डोरी या रस्सी से गला दबने से काफी गहरा निशान बन जाता है, और ये निशान कुछ उतना गहरा नहीं था। डॉक्टर, आपने लाश का पोस्टमार्टम किया है, क्या इस तरह की कोई भी चीज आपने नहीं देखी जिससे यह लगे कि पहले तो लड़की का गला किसी पतली रस्सी से दबा दिया हो और फिर लाश को पानी में डाल दिया गया हो, जिससे यह लगे कि यह आत्महत्या का केस है? कुमार साहब, गला घोट के मारने से या फिर पानी में डूब के मरने से, उन दोनों ही हालातों में लाश पर जो असर पाया जाता है, उन दोनों में काफी समानता होती है। इसलिए एकदम से तो यह नहीं कहा जा सकता कि उस लड़की की मौत गला घोट के की गई है, लेकिन यह भी सच है कि इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। एक बात और डॉक्टर राहुल, जिसकी तरफ आप लोगों में से किसी का ध्यान नहीं गया, वो लड़की एक बहुत अच्छी तैराक थी। अगर उसे आत्महत्या ही करनी थी तो वो किसी और भी तरीके से कर सकती थी। जहर खा सकती थी, कहीं से कूदकर अपनी जान दे सकती थी। आखिर उसने पानी में कूदकर आत्महत्या करने की बात क्यों सोची? सर, इस ओर तो मेरा ध्यान गया था। लेकिन तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो सर, आप जो कह रहे हैं सच हो सकता है, लेकिन सर, जब तक कोई सबूत हमें नहीं मिलता तब तक ये बात कहां से साबित होती है कि उस लड़की का मर्डर हुआ है? सबूत भी मिलेगा। अगर ये कत्ल का केस है तो कातिल चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, उसने कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ा होगा। लेकिन सर, वो सबूत हमें कहां मिलेगा? जहां पर यह घटना हुई, मौकाए वारदात से
सर, लाश यहाँ पर देखी गई थी। सबूत भी हमें यहीं कहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर चौधरी। जी सर। आप उस तरफ देखिए। डॉक्टर राहुल, आप मेरे साथ आइए। आओ। कुमार साहब, ये देखिए। ये निशान तो ऐसा है जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। आइए उस तरफ देखते हैं डॉक्टर राहुल। कुमार साहब। यस। ये बुंदा। चौधरी साहब, यहां आइए। आया सर। ये रहा सबूत, और अब सब कुछ साफ साफ सामने है। वो लड़की फार्म हाउस से निकलकर आ रही थी। उसे नहीं मालूम था कि मौत झाड़ियों के पीछे उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो यहां पर पहुंची, कातिल ने उसे दबोच लिया और झाड़ियों के पीछे ले गया, जहां छीना झपटी में उस लड़की के कान का बूंदा गिर गया, और फिर उसने किसी पतली रस्सी से उसका गला घोंट दिया। उसके बाद लाश को खींचकर पानी में डाल दिया। क्यों इंस्पेक्टर चौधरी, ठीक है ना? यस सर। यह कत्ल का केस है इंस्पेक्टर चौधरी। उस लड़की को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। पर सर, कातिल कौन हो सकता है? जब कत्ल हुआ है तो कातिल भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। उसके हाथ चाहे जितने लंबे क्यों ना हो, कानून से लंबे नहीं हो सकते। वो कानून के हाथों से बच नहीं सकता। अगर वो 7 पर्दों के अंदर भी छुप जाए, तब भी हम उसे ढूंढ निकालेंगे। ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? पागल हो गया। देखो, इस समय मेरा दिमाग खराब है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। देखो अजय, परेशान मैं भी हूँ, लेकिन तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हारा हाथ कुछ नहीं लगेगा। हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? यहाँ हम सब लोगों के होते हुए मेरी नीलम का किसी ने खून कर दिया। बड़ी बेरहमी से उसका गला घोंट दिया। हम सब लोग कुछ नहीं कर सके। उल्टा आज तक यही सोचते रहे कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की थी। उसका कत्ल किया गया था। उसका कातिल आज भी खुली हवा में घूम रहा है, और हम सब उसकी मौत का शौक मना रहे हैं। लेकिन अब मैं उसकी मौत का शौक नहीं मनाऊंगा। अब मेरे जीवन का एक ही मकसद होगा, उस कातिल को ढूंढना और उसे ऐसी मौत देना जिसे देखकर मौत भी कांप उठे। हेलो। यस, मुझे कुमार कहते हैं, कुमार आनंद फ्रॉम दिल्ली सीबीआई। जानती हूँ। मैं आपसे नीलम मर्डर केस के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ। पूछिए। मिस डेजी, 11 जुलाई की रात जब यहाँ पार्टी चल रही थी तो अजय नीलम के साथ अकेले कमरे में था। ये बात मिस्टर खुराना को आपने बताई थी? हाँ। वजह कि मैं अजय से बहुत प्यार करती हूँ, और कोई दूसरी लड़की उसके साथ रंगरलिया मनाए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर अजय तो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, जहाँ तक मुझे जानकारी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर भी अजय से बहुत प्यार करती हूँ। इसका मतलब आप अजय से एक तरफा प्यार करती हैं। बहुत प्यार करती हैं आप उससे? हाँ।
कि उसके लिए आप कुछ भी कर सकती हैं? बिल्कुल, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। और जान ले भी सकती हैं? क्या क्या मतलब है आपका? आप अजय से प्यार करती थी और अजय नीलम से। कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम कोशिशों के बाद भी आप अजय को नीलम से दूर नहीं कर पाई, तो आपने नीलम को ही रास्ते से हटा दिया? मेरा बस चलता तो मैं उसे मार भी डालती, पर अफसोस मैं ऐसा कर नहीं सकी। इसका मतलब आपने नीलम का कत्ल नहीं किया? नहीं। आपको क्या लगता है और कौन कर सकता है नीलम का कत्ल? मिस्टर कुमार, ये पता लगाना आपका काम है। ठीक कहा आपने, ये मेरा काम है और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, कातिल चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अकेला तो मुझे मेरी किस्मत नहीं कर दिया है दारा। मतलब क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं? मेरी दोस्ती तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? मैं तुम्हारे दुख को जानता हूं अजय, लेकिन नीला मर चुकी है ना, ये एक सच्चाई है और तुम्हें इसी सच्चाई के साथ जीना है। कैसे सामना करूं? दारा, नीला मेरी जिंदगी थी और जब मेरी जान ही मुझे छोड़कर चली गई तो मेरे लिए दुनिया में रहा कौन? ये दुनिया मुझे झूठ लगने लगी है दारा। तुम भूल गए हो अजय, तुम्हारी जिंदगी का एक सच और भी है और वो है तुम्हारा गेम, तुम्हारा करियर। खुद नीलम ये चाहती थी कि तुम गोल्ड मेडल जीतो। तुम अपनी जिंदगी से ऐसे निराश हो जाओगे तो नीलम की इच्छा को कौन पूरा करेगा? मैं क्या करूं दारा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नीलम के बिना मेरा जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है दारा, बहुत मुश्किल है। अजय, इन आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ और नीलम की इच्छा को पूरा करो। तुमने कसम खाई है नीलम का कातिल को ढूंढने की, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर कातिल को उसका अंजाम देना चाहिए। दिल में आग लगी है।
सब करके तुमने दिखा दिया है कि तुम में और एक वैश्या में कोई फर्क नहीं है। अगर तू ये समझती है कि अपने जिस्म को दिखाकर नीलम की जगह ले सकती है तो ये तेरी गलतफहमी है। निकल जाओ मेरे कमरे से। आई से गेट आउट। हट जाओ मेरे रास्ते से। क्यों? उसका थप्पड़ खाकर भी तुझे अकल नहीं आई जो मुझे रास्ते से हटने के लिए कह रही हो? क्या बकते हो? मैं बक नहीं रहा हूं। उस अजय में ऐसा क्या है जिसके पीछे भाग रही हो? ये खूबसूरत गाल थप्पड़ खाने के लिए नहीं है। मेरी तरफ देखो, मुझ में क्या कमी है? मैं तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर दूंगा। डेज़ी, तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब नहीं बच पाएगी मुझसे तो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो वो मेरा रास्ता रोक के ही खड़ा हो गया। कहने लगा, अजय में ऐसी कौन सी बात है जो तुम उसके लिए परेशान हो? मेरे पास आओ, मेरे में क्या कमी है? तुम्हारे तो हाथ पांव ही ढीले पड़ गए होंगे। अरे क्या बात करती हो? मैंने तो उसके गाल पर ऐसा हाथ जमाया कि उसके होश ठिकाने लग गए। तुम्हारी जगह मैं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे मैं ऐसे जिम्मी विम्मी से नहीं डरती, पता है? हाँ? ऐसे न जाने कितने लड़कों को मैंने ठीक किया है। अब तो ऐसा कर, जल्दी से मेरे बाल सेट कर ले। अरे मैं तो हेयर ड्रायर लाना ही भूल गई। रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी आना। हाँ, बस मैं यूं गई और यूं आई। अरे बड़ी जल्दी आ गई तू। अब ऐसा कर, जल्दी से मेरे बाल सेट कर दे, बड़ी उलझन हो रही है। तुम चुप क्यों हो? डर गई क्या? अरे चिंता मत कर, अगर जिमी तेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करे तो मुझे बताना। मैं उसका वो हाल करूंगी कि वो भूल कर भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? इंस्पेक्टर रमेश, जरा इधर आइए। यस सर। ये पैरों के निशान चेक करवाइए, शायद हमें इनसे कुछ मदद मिल सके। ओके सर। मेहरा साहब। यस सर। यहाँ पर एक फुटप्रिंट है, इसको चेक कीजिए।
इंस्पेक्टर रमेश, आप जांच कीजिए, मैं जरा नीचे पूछताछ करके आता हूं। ओके सर। ये खून भी ठीक उसी तरह से हुआ जिस तरह से पहला खून हुआ था। इसका मतलब खूनी एक ही है। बस एक बात मुझे बार बार परेशान कर रही है कि खून करने के पीछे खूनी का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, पर एक एक करके इन खिलाड़ियों का खून करने के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है? अरे क्या है ये सब? ये सामान लेकर कहां जा रहे हो तुम लोग? सर हम लोग वापस जा रहे हैं सर। वापस? मगर क्यों? क्योंकि हमें मरने का शौक नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो ये बकवास नहीं है। पहले नीलम, फिर डेजी। अब आप क्या चाहते हैं? हमारा भी वही हाल हो जो उनका हुआ है? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे तुम सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। फिर कुमार साहब हमारे साथ हैं, यहाँ की पुलिस हमारे साथ है। आप अपनी जिम्मेदारी किस तरह से पूरी कर रहे हैं मुझे अच्छी तरह से पता है। और ये सीबीआई वाला क्या कर लिया इन्होंने? यहां आता पूछता करके चला जाता है। अब हमें किसी पर विश्वास नहीं है। सर, मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माँ बाप रो रो कर मर जाएंगे। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। इनके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। ठहरो। मेरी इजाजत के बगैर इस फार्म हाउस से और इस शहर से कोई बाहर नहीं जा सकता तब तक जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? मैं तुम लोगों को शक के बिना पर अभी लॉकअप में डाल सकता हूं। क्या बेहुदा मजाक कर रहे हैं आप? हम कोई मुजरिम हैं जो लॉकअप में रहेंगे? मजाक मैं नहीं, मजाक तुम लोग कर रहे हो। इस फार्म हाउस में खून हुआ है, खून, और वो भी एक नहीं, दो खून, और खूनी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। हो सकता है तुम ही लोगों में से कोई खूनी हो। खुराना साहब, आप लोगों के लिए सिक्योरिटी का अरेंजमेंट आज रात से हो जाएगा, और जो बात मैंने इन लोगों से कही है वो बात आप अपने बाकी सभी खिलाड़ियों को भी समझा दीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूं। सर, ये खूनी बहुत चालाक मालूम होता है। उसने ना तो कोई फिंगरप्रिंट्स छोड़े हैं और ना ही कोई सबूत जिससे कि हम उस तक पहुंच सकें। चौधरी साहब, खूनी की यह चालाकी अपने आप में एक बात का सबूत है कि दोनों खून ठंडे दिमाग से बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत हुए हैं। ये खून यूं ही नहीं हुए हैं, ये बहुत बड़ा चक्कर है। हाँ रमेश, उन पैरों के निशान का क्या हुआ जो हमें मौका वारदात पे मिले थे? सर, वो निशान जूतों के हैं। जूतों का नंबर 10 है। निशान से वो स्पोर्ट्स शूज लगता है। ऐसा करिए, इस टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी पूरी जानकारी हासिल कीजिए। उनकी पिछली जिंदगी, उनका बैकग्राउंड, और क्या इनमें से किसी का कोई पुलिस रिकॉर्ड है, ये सब पता करवाइए। ओके सर। हेलो। हाँ जी, हैं। सर आपका फोन है। हेलो, कुमार स्पीकिंग। कुमार साहब, मैं आपको डेजी के खून के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताइए। फोन पर नहीं, आप मुझे 15 मिनट बाद फार्म हाउस के पीछे वाले सड़क पर मिलिए। ओके, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ, एक बात और सुनिए, आप वहाँ अकेले पहुँचेंगे, पुलिस के साथ नहीं। ओके, आई विल बी राइट देयर। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ इंस्पेक्टर चौधरी। आप ये रिपोर्ट तैयार करवाइए। मुझे ये रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। ठीक है सर।
लगता है गाड़ी नशे में चला रहा था। आप ठीक है ना? हाँ, आई एम ओके। थैंक यू कुमार साहब। वैसे आप तो मिस्टर खुराना की टीम में है ना? जी। आप ही ने फोन किया था? जी हाँ। डेजी के खून के बारे में आप क्या जानती हैं? कुमार साहब, जिस दिन डेजी का खून हुआ उससे कुछ देर पहले मैं उसके साथ थी। डेजी ने मुझे बताया था उसका एक दिन पहले जिम्मी के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़े की वजह? जिम्मी ने रात में डेजी को अकेला पाकर उससे बदतमीजी करने की कोशिश की थी और डेजी उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली गई। तो इसमें खास बात क्या है और इसका डेजी के खून से क्या संबंध हो सकता है? चलते चलते जिम्मी ने डेजी से कहा था, मैं तुझे देख लूंगा, अब तू नहीं बचेगी। जिम्मी। अब ये क्या कर रहे हो दारा? वेट बढ़ा रहा हूं। अरे वेट तो वैसे ही बहुत ज्यादा है। तुम घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। रहने दे दारा, चोट लग जाएगी। तू बीच में क्यों बोल रहा है? उसे कोशिश करने दे भाई। कमान दारा कमान, इतना वेट तो कोई बच्चा भी उठा सकता है। तुम भूल गए पहलवान, मैंने तुमसे कहा था ना, ये वेट उठाना कोई बच्चों का काम नहीं है। ये तो काम सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। I'm proud of you. तू अपने आप को मर्द समझता है ना? आज मैं भी तेरी मर्दानगी देखना चाहता हूं। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? सर यहां पर दादागिरी कर रहा है। नहीं सर, ये झूठ बोलता है। हम सब चुपचाप अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। ये हमारे पास आया और दारा को लड़ने के लिए उकसाया इसने। तुम्हारी पहले भी कंप्लेंट आ चुकी है मेरे पास। आखिरी कंप्लेंट समझकर माफ कर रहा हूं तुम्हें मैं। दोबारा ऐसी गलती की तो ऐसी रिपोर्ट बनाकर भेजूंगा कि पूरा कैरियर चौपट कर दूंगा। और याद रखना इसको, ये आखिरी वार्निंग है तुम्हें। तुम लोग काम करो अपना अपना। अजय, तू नहीं बच पाएगा। कौन है? स्वाति, दरवाजा खोलो, मैं हूँ मनीषा। अरे मनीषा, तुम इतनी रात को? मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा है स्वाति। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आज तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? चल आजा। थैंक यू। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है स्वाति। पहले नीलम, फिर डेज़ी। मुझे तो हर वक्त डर लगा रहता है। पता नहीं वो खूनी कब आएगा और मुझे गला दबाकर मार डालेगा। मनीषा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम देखना, कुछ ही दिनों में हम लोग अपने अपने घर सही सलामत पहुंच जाएंगे। भगवान करे तेरी बात सच हो। चल, अब रात बहुत हो चुकी है, सो जा।
दिनों से तेरी ही तलाश थी। अब तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। बहुत दर्द हो रहा ना? कमीने उस दिन नीलम को भी बहुत दर्द हुआ होगा जिस दिन तूने उसका गला दबाया था। यहाँ आने पर मुझे पता चला कि लाश अजय चौहान की है। यहाँ पर जिस लड़की का मर्डर सबसे पहले हुआ था, ये उसका बॉयफ्रेंड था। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? सर, यहाँ के केयरटेकर धर्मपाल ने। उसी ने सबसे पहले मुझे फोन करके बताया था। ये देख रहे हैं मिस्टर कुमार, इसके गले पर वैसा ही निशान है। ये चोट का निशान देख रहे हैं आप? इसका मतलब मरने से पहले इसकी कातिल से हाथापाई भी हुई है। इंस्पेक्टर रमेश, लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीजिए। ओके सर। क्या कहते हैं इंस्पेक्टर चौधरी? सर, मरने से पहले दोनों में जमकर मारपीट हुई। बाद में खूनी ने इस लड़के पर काबू पा लिया। इसका मतलब ये हुआ मिस्टर कुमार, ये खूनी चालाक ही नहीं, काफी ताकतवर भी है। बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। कुमार साहब, पहले मैं इन लड़कों को इजाजत नहीं देना चाहता था। मैं भी परमिशन मांग रहे थे यहाँ से जाने के लिए, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि जाने दीजिए इनको। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? आपकी इतनी सिक्योरिटी के बावजूद फिर एक और कत्ल हो गया। अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे शायद किसी की भी जान सुरक्षित नहीं है। सर, हवलदारों का कहना है कि कोई भी बाहरी आदमी गेट से अंदर नहीं आया। इसका मतलब खूनी अंदर ही था। मैं आप लोगों में से किसी को भी यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। और हां, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब यहां कोई खून नहीं होगा। खूनी 24 घंटे के अंदर हमारे कब्जे। कुछ नहीं कर पाओगे तुम। क्या बक रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तुम हो मिस्टर कुमार। तुमने डेजी की मौत के बाद हमें यहां पर रहने के लिए मजबूर किया। खूनी को तो पकड़ ना सके, उल्टा मेरा दोस्त उसका शिकार हो गया। और मैं अजय की मौत का जिम्मेदार तुम्हें मानता हूं मिस्टर कुमार। तुम्हें नारायण, तुम्हारी फीलिंग्स को समझते हैं। जितना अफसोस तुम्हें अजय की मौत का है, उतना ही हम सबको भी है। अफसोस करने से अजय वापस नहीं आएगा सर। अजय की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका कातिल पकड़ा जाएगा, और वो काम इसके बस में नहीं है सर, इसका बस में नहीं है। तमीज से बात करो। मेरे बस में क्या है ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है।
और मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश मत करो। खूनी को किस तरह से पकड़ना है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूं मिस्टर कुमार, क्योंकि मैं जानता हूं कि कातिल कौन है। मैं बताता हूं उसका नाम। अगर हिम्मत है तो जाओ और पकड़ लो उसे। तुम होश में नहीं हो? होश में तो ये नहीं है सर, ये इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करता रहेगा और वो खूनी एक के बाद एक सबको मारता रहेगा। ये कुछ नहीं कर पाएगा सर, ये कुछ नहीं कर पाएगा। आप मुझे एक मौका दीजिए सर, मैं कातिल को आपके सामने खड़ा कर दूंगा। दारा तुम जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनिए सर। मुझे कुछ नहीं सुनना। सर मेरी बात सुनिए सर। नहीं सुननी तुम्हारी बात। सर आप पछताएंगे, आप पछताएंगे। डैम इट, ये तो पागल हो गया है। वैसे इसका शक किसके ऊपर है? अरे छोड़िए सर, गुस्से में है इस समय वो। नहीं खुराना साहब, मैं उसकी हालत समझ रहा हूं, पर परेशान वो ही नहीं, परेशान मैं भी हूं। ये चाकू लेकर कहां जा रहे हो तुम? मेरे रास्ते से हट जाइए सर, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसे जिंदा नहीं छोड़ोगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरे सर पर खून सवार है। आज मैं आपकी कोई बात नहीं मारूंगा सर, ये किस्सा मैं खत्म कर दूंगा। हट जाइए मेरे रास्ते से सर, हट जाइए। रुको तारा, बात सुनो मेरी। नहीं सर, मुझे जाने दीजिए। मैं कहता हूं अंदर चला। तुम क्या समझते हो कि जिस पर तुम्हें शक है उसे मारकर तुम सारी समस्या खत्म कर दोगे? उसे मारकर फांसी पर चढ़ जाओगे तुम, और तुम्हारा सारा कैरियर एक झटके में चौपट हो जाएगा। मुझे अपने कैरियर की चिंता नहीं है सर, मुझे तो बस अजय के खून का बदला लेना है, बदला लेना है, बदला लेना है। मैं तुम्हें अजय के खून का बदला लेने के लिए कब मना कर रहा हूं, लेकिन खून का बदला खून ये फिल्मों में होता है, नॉट इन रियल लाइफ। कल हम लोग कुमार साहब के पास चलेंगे, उनको बताओ कि तुम्हें किस पे शक है। उस खूनी को गिरफ्तार कराने में उनकी मदद करो, उन्हें गिरफ्तार हो जाएगा, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन सर, ये चाकू मुझे दो। ये सब हम लोगों का काम नहीं है, ये पुलिस का काम है, इसे पुलिस को करने दो। कल सुबह हम लोग कुमार साहब के पास चल रहे हैं, ठीक है? ओके सर। गुड बॉय। खुराना साहब, अब बताइए, आपके खिलाड़ी का गुस्सा शांत हुआ कि नहीं? कुमार साहब, गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया मैंने आपको, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बरखुरदार, एक पुरानी कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ खुराना साहब, अब बताइए, ऐसा क्या काम पड़ गया जो आपको मेरे पास आना पड़ा? एक्चुअली दारा को किसी पर शक है, और इसका कहना है कि वही एक ऐसा शख्स है जिसके पास कत्ल करने का कोई मकसद है। आप जरा इसकी बात सुन लीजिए। बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं आपको शुरू से बताता हूं। दरअसल हो सकता है तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच हो, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के हम किसी पर हाथ भी तो नहीं डाल सकते। कैसे मिलेगा ठोस सबूत कुमार साहब? मेरा ख्याल है कि एक रास्ता है जिससे कि हम ठोस सबूत तक पहुंच सकते हैं और खूनी को बेनकाब भी कर सकते हैं। कैसे? डॉक्टर राहुल, प्लान तो आपका बहुत जोरदार है, पर यह काम करेगा कौन? मैं करूंगा कुमार साहब, मैं करूंगा। सोच लो, इसमें जान जाने का खतरा है। अगर मैं अपनी जान देकर भी अजय के कातिल को पकड़वा सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ध्यान से सुनो, तुम्हें करना क्या है? मैंने सुना था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज तो ये उल्टा हो गया। खुद कुआं प्यासे के पास चल कर आया है।
तेरे ऊपर बहुत हिसाब बाकी है। आज सब चुकता कर लूंगा। ये तो वक्त बताएगा कि कुआं कौन है और प्यासा कौन। पर जो तू खेल खेल रहा है ना, उसका समय पूरा हो गया है। मैं तेरे खेल को खत्म करने आया हूं। खेल तो अब शुरू होगा। कमान, मार। खबरदार जिम्मी, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। यू आर अंडर अरेस्ट। खुराना साहब, ये रहा आपका मुजरिम और ये रहा इसका हथियार। ठीक इसी तरह के रस्सी के निशान हर लाश के गले पर पाए गए। मैंने किसी का खून नहीं किया। ये कैसे कह रहे हैं आप कि ये खून मैंने किए हैं? क्या सबूत है आपके पास? कुमार आनंद ने बिना सबूत के आज तक किसी पे हाथ नहीं डाला। सर, मिल गया सबूत। सर, ये पैकेट इनके कमरे से मिला है। सबूत तुम्हारी आंखों के सामने है। ये कपड़े का टुकड़ा अजय की लाश की मुट्ठी में बंद था और ये अजय के हाथ में उस वक्त आया होगा जब अजय और तुम्हारे बीच हाथापाई हो रही थी। और ये नकाब तुम्हारे कमरे से मिला है। अब भी तुम्हें कुछ कहना है? कुमार आनंद स्पीकिंग। हेलो कुमार साहब, मैं खुराना बोल रहा हूँ। ओह खुराना साहब, बताइए अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं, एक रिक्वेस्ट है सर। आज शाम को हम लोगों ने एक पार्टी रखी है। वो लड़के लड़कियां काफी दिनों से टेंशन में थे ना, अब आपकी कृपा से टेंशन तो दूर हो गई है, तो मैंने सोचा कि एक पार्टी दे देते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। और सर कुमार साहब, आपके बिना तो पार्टी पूरी हो ही नहीं सकती। मुझे बहुत खुशी होती खुराना साहब अगर मैं आपकी पार्टी में पहुंच सकता, लेकिन मुझे आज ही दिल्ली वापस जाना है, इसलिए मैं पार्टी में नहीं पहुंच पाऊंगा। अच्छा, खैर कोई बात नहीं सर, वैसे बहुत अच्छा लगता अगर आप पार्टी में आते। नहीं खुराना साहब, आज के लिए मुझे माफ कीजिए। मैं आपसे अपनी पार्टी दिल्ली में ले लूंगा। हाँ जी, श्योर। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार। अरे धर्मपाल जी। ओहो, तूने फिर पीछे से आवाज दी। नाराज क्यों होते हो? आज बड़े बंठन के जा रहे हो। तुम्हें मालूम है आज पार्टी में जाना है? पार्टी? वो क्या है? अरे वहाँ पर नाचना पड़ता, दिन चिका दे, दिन चिका दे। हाँ।
मुझे भी ले चलो अपने साथ, मैं भी तुम्हारे साथ नाचूंगी। शक्ल देखिए कभी आईने में। तू हीरो बन सकता है तो क्या मैं हीरोइन नहीं बन सकती? हीरोइन बनेगी तू, जाने दे। अच्छा रुको 5 मिनट, मैं अभी आती हूँ। बने सुनिए, किससे मिलना है? आपसे धर्मपाल जी। अरे पारो, मैं कैसी लग रही हूँ? सच कहूँ बिल्कुल सीधी देवी लग रही है। अब तो ले चलोगे पार्टी में? बिल्कुल ले चलूंगा। आओ चले। इन लोगों को टाइम की वैल्यू नहीं मालूम है। सर बाकी तो सब तैयार हो गए हैं, पर लड़कियों को तो आप जानते ही हैं, पता नहीं कितना समय लगाती है सजने में। ये लड़कियां कभी नहीं सुधरेंगी। दारू देखो जरा कौन है। जी आइए कुमार साहब। हेलो 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 डॉक्टर। हेलो खुराना साहब। हाँ आइए आइए प्लीज। कुमार साहब क्या हाल है आपके? और डॉक्टर साहब भी आए हैं। वेरी नाइस। मैं वापस जा रहा था, सोचा आप लोगों से मुलाकात हो जाए। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, इसी बहाने दोबारा मुलाकात हो गई। वैसे मुझे दारा का शुक्रिया भी अदा करना था, आखिर इसने जान जोखिम में डालकर हमारी मदद की है। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, जो आपने मेरी बात का विश्वास किया, अजय के कातिल को पकड़ा। अच्छा, आप लोग तो पार्टी में जा रहे होंगे? जी हाँ, बताया था आपको। हेलो कुमार साहब, कैसे हैं आप? हेलो, पार्टी की तैयारी है? हाँ सर, आज बहुत दिनों बाद हम सब टेंशन फ्री हुए हैं। पिछले 8-10 दिनों से तो यहाँ का माहौल इतना खराब था कि हम लोग तो हंसना ही भूल गए थे, पर आपकी वजह से हमारे होठों पर हंसी आई है। भगवान आप लोगों की हंसी बनाए रखे। गो एंड एंजॉय द पार्टी। अच्छा खुराना साहब, इजाजत दीजिए, अब मैं चलता हूँ। आइए, आपको गाड़ी तक छोड़ दूं। आइए। राहुल, हाँ तुम पार्टी में नहीं आ रहे हो? स्वाति तुम लोग जाओ, मैं कुमार साहब को स्टेशन पर छोड़कर आता हूँ, फिर वहां आऊंगा। जल्दी आना, मैं हाँ। तुम्हारा इंतजार करूंगी। बस मैं यूं गया और यूं आया। बाय। ओके बाय। डॉक्टर साहब, हाँ? बहुत देर कर दी आपने आने में। कुमार साहब वो स्वाति से बात कर रहे थे। वैसे चलिए, इस केस से किसी को कुछ मिला हो या ना मिला हो, पर आपको एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिल गया है। वैसे मैं आपकी पसंद की दाद दूंगा, स्वाति बहुत अच्छी लड़की है। थैंक यू कुमार साहब। अच्छा, गाड़ी छूटने में भी कितना वक्त है? अभी 1.5 घंटा बाकी है। इसका मतलब हमारे पास काफी टाइम है। जी। जाने से पहले एक बार इंस्पेक्टर चौधरी से मिल लें। तो चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ। क्यों अपनी हालत खराब करवा रहा है? मुझे बता क्यों नहीं देता है? ये खून तूने ही किए हैं। क्यों मार रहे हैं आप लोग मुझे? मैं कुछ नहीं जानता, मैंने किसी का खून नहीं किया, नहीं किया किसी का खून। आइए सर। हर खूनी खून करने के बाद यही कहता है उसने खून नहीं किया। तू कोई नई बात नहीं कह रहा है। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं इंस्पेक्टर, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तू मुझे समझाएगा गलत क्या है और सही क्या है? देख, मैं तुझे एक सलाह दे रहा हूँ, बिल्कुल मुफ्त। तू सच सच बता दे, वरना तू बहुत बड़ा रेसर है, बहुत तेज दौड़ता है। मैं तेरी वो हालत कर दूंगा कि जिंदगी भर दौड़ना तो दूर, चल भी नहीं पाएगा। साहब, एसपी साहब का फोन है। लड़के ने कुछ बताया? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस की मार कब तक बर्दाश्त करेगा? सुबह तक सब कुछ जरूर बताएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे कुमार साहब, आपको इजाजत लेने क्या जरूरत है? आइए प्लीज, आइए। हेलो हेलो। हेलो डॉक्टर, बैठिए। कुमार साहब, मैंने सुना था आज आप वापस दिल्ली जा रहे हैं। आपसे मिले बिना मैं कैसे जा सकता हूँ इंस्पेक्टर चौधरी? मैं तो चाहता था आप थोड़ा और रुकते तो मैं आपको राजनगर की सैर करा देता। घूमना फिरना हम सीबीआई वालों की किस्मत में कहाँ है? जानते हैं, जब मैं वापस ऑफिस पहुंचूंगा तो इस केस को सॉल्व करने की बधाई तो बाद में मिलेगी, नई फाइल पहले थमा दी जाएगी। भाई अभी कुछ दिन तो मैं आराम करूंगा। पिछले 7 दिनों से बहुत उलझन में था मैं कुमार साहब। चौधरी साहब, आप इतने सीनियर ऑफिसर हैं, ये खून वून के केस तो आपके करियर में आते ही रहते होंगे।
बड़े ताज्जुब की बात है कि आप इस केस में इतने परेशान हो गए। वैसे उस लड़के ने कुछ बताया कि नहीं? अभी तक तो नहीं बताया, पर जल्दी ही बता देगा। असल में उलझन की बात यह है कुमार साहब, मैं पिछले 8 सालों से इस थाने में हूँ। राजनगर एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ का क्राइम रेट बहुत कम है। यहाँ पर हल्की फुल्की चोरियां या छोटे मोटे झगड़ों के केस आते हैं। जानते हैं, पिछले 4 सालों से एक भी खून का केस नहीं आया, लेकिन 7 दिनों में एक साथ 4 खून के केस। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई थी। 4 खून? कुमार साहब, लेकिन खून तो सिर्फ 3 हुए हैं। नहीं, वो चौथे वाले खून का फार्म हाउस वाले केस से कोई संबंध नहीं है। यहाँ के हाईवे पर एक लाश पाई गई थी, जिसे किसी ट्रक वाले ने उड़ा दिया होगा। चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया था, जिससे उस लाश की शिनाख्त भी नहीं हो पाई। वारदात कब हुई थी? 12 जुलाई की रात में। फार्म हाउस में पहला खून 13 जुलाई को हुआ था। इंस्पेक्टर चौधरी, इस केस के बारे में आपने पहले नहीं बताया। आप लोग फार्म हाउस वाले केस में बिजी थे, और मेरे ख्याल से इस एक्सीडेंट वाले केस का फार्म हाउस वाले केस से कोई संबंध नहीं था। अभी आपने बताया इंस्पेक्टर चौधरी कि आपके थाने में 4 सालों से कोई खून का केस नहीं आया। बस यही बात मुझे परेशान कर रही है। मैं इस एक्सीडेंट केस की फाइल देखना चाहूंगा। बिल्कुल देखिए सर। कुमार साहब, जब हमने खूनी को पकड़ ही लिया है तो फिर आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? डॉक्टर राहुल, कभी कभी ऐसा होता है, जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखता नहीं। लाश के साथ जो सामान मिला है वो दिखाइए। कुमार साहब, इस लाश में ऐसी कोई खास बात नहीं थी। हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन तसल्ली करने में क्या हर्ज है? अगर आप कहते हैं तो मैं सामान आपको दिखा देता हूँ। सर, लाश के साथ जो भी सामान मिला था सब इस पैकेट में है। इंस्पेक्टर चौधरी, आप ठीक कह रहे थे। इस केस का फार्म हाउस वाले केस से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं चलता हूं। चलिए डॉक्टर राहुल, गाड़ी का टाइम हो रहा है। क्या देख रहे हैं डॉक्टर राहुल? कुमार साहब, लगता है मैंने इस ब्रेसलेट को कहीं देखा है। क्या? कहां देखा है? यही तो याद नहीं आ रहा है। कोशिश करिए डॉक्टर राहुल, याद करने की कोशिश करिए। मुझे खुराना कहते हैं। मुझे खुराना कहते हैं। याद आया कुमार साहब, याद आया। ये ब्रेसलेट मैंने महिमा फार्म हाउस में देखा था, खुराना के हाथ में। लेकिन खुराना को ये ब्रेसलेट पहने मैंने कभी नहीं देखा। याद करने की कोशिश करिए डॉक्टर राहुल, ये किस दिन खुराना को आपने ये ब्रेसलेट पहने हुए देखा था? मुझे याद है, उस दिन मैं स्वाति से मिलने के लिए महिमा फार्म हाउस गया था 12 जुलाई की रात को, और 12 जुलाई की रात को मैंने खुराना के हाथ में ब्रेसलेट देखा था। और हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ 12 जुलाई की रात को। डॉक्टर राहुल, अगर आपका अनुमान सही है तो हाईवे पर जो लाश हमें मिली है वो इन खिलाड़ियों के कोच खुराना की थी। लेकिन अगर वो लाश कोच की थी तो पिछले 7 दिनों से जिसे हम कोच समझते आ रहे हैं वो कौन है? इंस्पेक्टर चौधरी, हम इसी वक्त महिमा फार्म हाउस जा रहे हैं। लेकिन वो सब लोग तो पार्टी में गए हुए हैं। पार्टी? पार्टी कहाँ है? पार्टी होटल कर्नल में है। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि हम लोग यहाँ कुछ हासिल करने के लिए आए थे। हासिल तो कुछ नहीं कर सके। हाँ, खोकर जरूर जा रहे हैं। दारा,
खुराना साहब कहाँ हैं? सर तो किसी काम से बाहर गए हैं, कह रहे थे आधे घंटे में आएंगे। लेकिन बात क्या है कुमार साहब? राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो सर को फोन करके कहा था कि तुम स्वाति को लेने फार्म हाउस जाओगे। वो वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मैंने फोन किया था। राहुल, स्वाति की जान खतरे में है, चलो यहाँ से। ये राहुल कहाँ रह गया? कह रहा था आधे घंटे में आ जाएगा, अब तो 1 घंटा हो गया। आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए। मैं फार्म हाउस में फोन लगा लेता हूँ। ये लीजिए। हो सकता है हमारी स्वाति से बात हो जाए। हेलो 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 देर हो गया लगता है। हेलो, क्या हुआ? लगता है किसी ने टेलीफोन लाइन काट दी। लगता है मेरा राहुल आ गया। चक्र के खेल निराले मकड़ी के नजर न आए, हर चेहरा है नकाब डाले,
खेल खत्म हो चुका है। डॉक्टर राहुल, इसके चेहरे से नकाब हटाइए और सबको इसका असली चेहरा दिखाइए। तुमने इतना बड़ा विश्वासघात किया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। तू ही मेरे बेटे का कातिल है, तूने हम सबके साथ धोखा किया है। तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। कमीने, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पापा, स्वाति की मां ने मुझसे दूसरी शादी की थी। मैं उसका सौतेला बाप था, फिर भी मैंने उसे अपनी बेटी की तरह समझा। स्वाति की मां की मौत के बाद मुझे पता चला कि उसने अपनी जायदाद को 2 हिस्सों में बांटा, एक मेरे नाम और दूसरा स्वाति के नाम। वसीयत में यह भी लिखा था कि अगर हम दोनों में से किसी एक की मौत हो गई तो दूसरा पूरी जायदाद का मालिक हो जाएगा। और मैं अपने हिस्से की जायदाद संभालने लगा और कुछ साल बाद मुझे जुए की लत लग गई। जुए में मैं एक एक करके अपना सब कुछ हार गया और मेरे ऊपर 10 करोड़ का कर्ज हो गया। तब मुझे जायदाद का वो दूसरा हिस्सा याद आया। मैंने सोचा अगर स्वाति की किसी तरह मौत हो जाए तो उसके हिस्से की जायदाद मुझे मिल जाएगी और इस तरह से मुझे कर्ज से छुटकारा मिल सकता था। फिर मैंने एक प्लान बनाया। स्वाति यहाँ ट्रेनिंग कैंप के लिए आ रही थी। उसके यहाँ पहुंचने के बाद मैं भी यहाँ पहुंच गया और ठीक कुछ दिन के बाद मैंने कोच खुराना को एक झूठा फोन किया। दीवान साहब, अरे दीवान साहब आप यहाँ क्यों, क्या हो गया? मिस्टर खुराना, मैं स्वाति से मिलने फार्म हाउस आ रहा था कि रास्ते में ये गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई? क्या हो गया इसमें? पता नहीं क्या हो गया है। गाड़ी तो आपकी ठीक लग रही है दीवान साहब। मैंने खुराना के चेहरे का मास्क पहले ही बनवा लिया था और फिर उसे लगाकर मैं महिमा फार्म हाउस पहुंच गया ताकि वहां बाकी सभी खिलाड़ियों के साथ रहकर तुम अपना काम आसानी से कर सको। लेकिन तुमने तो अभी बताया कि तुम स्वाति को मारकर उसकी जायदाद के मालिक बनना चाहते थे। फिर तुमने नीलम, डेजी और अजय को क्यों मारा? यह भी मेरे प्लान का एक हिस्सा था। फार्म हाउस पहुंचने के बाद पहले मैं स्वाति का खून कर देता तो सीधा शक मुझ पर जाता, क्योंकि स्वाति की मौत से सिर्फ मुझे फायदा था। इसलिए मैंने 2 खून और करने का प्लान किया। 2 खून करने के बाद जब मैं स्वाति का खून करता तो किसी का शक मुझ पर नहीं जाता। इसीलिए मैंने नीलम का सबसे पहले खून किया।
नीलम हत्या केस को इंस्पेक्टर चौधरी ने आत्महत्या करार दिया। अगर ये आत्महत्या साबित हो जाती तो मेरा प्लान चौपट हो जाता। मैंने खेल मंत्री से शिकायत की और सीबीआई ने मिस्टर कुमार को इसकी जांच के लिए भेजा। मिस्टर कुमार ने इसे हत्या का केस साबित कर दिया। फिर मैंने डेजी का खून किया और अब मेरा रास्ता साफ था। अगर मैं स्वाति का खून कर देता तो किसी का शक मुझ पर नहीं जाता। लोग यही समझते कि खुराना ही असली खूनी है। फिर मैं स्वाति को मारने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन उस दिन स्वाति के साथ मनीषा सो रही थी और मैंने अपना प्लान बदल दिया और मैं बाहर आ गया। तभी अजय ने मुझे देख लिया। अजय को मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन हाथापाई में मेरा नकाब उसके हाथ में आ गया और उसने मुझे देख लिया, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। अजय के मरने के बाद दारा मेरे पास आया और उसने कहा कि उसे जिमी पर शक है। मैंने जिमी को पकड़वाने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक जब दारा जिमी को लड़ने के लिए उकसा रहा था, तब मैंने अपना नकाब और अपने कपड़े उसके कमरे में छिपा दिए, जिससे मैं यहाँ से वापस चला जाता और तुम स्वाति को आसानी से मार देते। पापा, आपको पैसे के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप मुझसे एक बार कहकर तो देखते, मैं अपनी सारी दौलत आपके नाम कर देती। आप पैसे के लिए इतना गिर सकते हैं, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मम्मी के मरने के बाद मैंने हमेशा आपको अपना सहारा समझा। मैंने कभी आपको अपना सौतेला नहीं समझा। हमेशा अपने सगे पापा की तरह समझती रही और बदले में आपने मुझे ये सिला दिया। आपने ऐसा क्यों किया पापा? ऐसा क्यों किया? मैं हमेशा आपको अपने सगे पापा की तरह समझती रही। मैंने आपको कभी अपना सौतेला नहीं समझा। फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे एक बार कहते तो मैं सारी दौलत आपके नाम कर देती, नाम कर देती। खबरदार, आगे मत बढ़ना मिस्टर कुमार। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। गलत तो अभी तक मैं कर रहा था। पैसे की हवस और कर्ज के बोझ ने मुझे अंधा कर दिया था और मैं एक पैसी दरिंदा बन गया था। मिस्टर कुमार, तुम्हारे कानून की हर सजा तो मैं भुगत सकता हूं, लेकिन मैं स्वाति की नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं पापा, ये आपने क्या किया पापा? ये आपने क्या किया? मैंने ठीक किया। पापा, तुम्हारे पापा माफी मांगने के लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो पापा, अपने पापा को माफ कर देना बेटा। नहीं पापा। पापा